नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल का भाग 2। क्योंकि पहला भाग जो हमने पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल की बात की थी, आज हम केवल इस वीडियो में दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। मध्य और कल हम जो बात करेंगे वो नवपाषाण काल पर ही बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक में बात करने से पहले हम जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए हैं, सर आपने जो मानव का विकास बताया था उस मानव विकास में आपने हमें होमो इरेक्टस के बारे में बताया और वो सीधा चलने वाला मानव है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलियापिथेकस है। तो कई लोगों की क्वेरी आई हुई है, तो पहले उसी पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो आपका ऑस्ट्रेलियापिथेकस था और दूसरा जो था आपका होमो इरेक्टस था, दोनों में अंतर है दोस्तों। क्या अंतर है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियापिथेकस था वो बिल्कुल सीधा चलता था, लेकिन जो दोस्तों उसकी जो पीठ थी ना वो मुड़ी हुई थी, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी ताकि उसके जो शरीर का संतुलन है दोस्तों, उसका जो शरीर का संतुलन है उसके कमर पर झुका रहे। तो इसीलिए यानी कि पीठ मुड़े होने की वजह से। और दूसरी जो बात थी यहाँ पर होमो इरेक्टस के लिए दोस्तों एक शब्द यूज किया जाता है, उसका नाम है आपका पिथेकैंथ्रोपस, इसको बोला जाता है। और इसका तात्पर्य दोस्तों क्या होता है? सीधा चलने वाला मानव कपि। तो दोनों में अंतर है दोस्तों कि क्या ऑस्ट्रेलियापिथेकस जो था उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, और जो होमो इरेक्टस था उसको क्या कहा जाता है? सीधा चलने वाला मानव यानी कि पिथेकैंथ्रोपस कहा जाता है। और इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? सीधा चलने वाला मानव। उम्मीद रखता हूं ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने हमें बिल्कुल व्हाट्सएप में भेजा था, यानी कि और हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर भी कई लोगों ने ये डाउट थे, और उम्मीद रखता हूं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आप बात करते सीधे मध्य पाषाण काल पर, और इस मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम इनकी खोज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि खोज कब हुई है और किसने की है। और दूसरे हम इसमें सूक्ष्म पाषाण यानी कि जो छोटे पत्थर थे उनसे जो हथियार बनाए थे उस पे बात करेंगे। तीसरा, इसी काल में धनुष का प्रयोग करने लग गए थे, इस पे बात करेंगे। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो मानव अस्थिपंजर के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो आपका दोस्तों आएगा वह आएगा इसका सबसे बड़ा पुरा स्थल, यानी कि सबसे बड़ा पुरा स्थल इसी मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। और जो इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा शैलाश्रय, इस शैलाश्रय पर बात करेंगे। और आगे हम जो बात करेंगे पशुपालन रहेगा, यानी कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। और दूसरा जो रहेगा, इसके बाद वाला जो रहेगा वह स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, जो आगे जो आपका आएगा वो रहेगा कि स्तंभ गर्त, यानी कि स्तंभ गर्त के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहां से मिले हैं, और मृतक संस्कार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, और आपके हत्या के साक्ष्य कहां से मिले हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अगला लास्ट हम इस पे पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि जो फल था इनका एक अलग वैकल्पिक होता है ना, कि अगर शिकार ना मिले तो क्या ये भोजन करेंगे, तो फल, इस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों आइए सीधे बात करते हैं, खोज से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा खोज, यानी कि इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो आपका CL कार्लाइल सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी खोज करेंगे। कब करेंगे? 1857 में। उन्होंने क्या किया? विद्यन क्षेत्र से कुछ लघु उपकरणों की खोज की है। तो दोस्तों खोज का श्रेय किसको जाएगा? CL कार्लाइल को। आगे हम बात करेंगे सूक्ष्म पाषाण। दोस्तों, क्योंकि सूक्ष्म पाषाण क्यों कहा जाता है इस बात को समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो पूरा पाषाण काल वाले हैं वो क्या कर रहे थे? वो अपने हथियार बहुत बड़े बना रहे थे, यानी कि उसका रीजन था क्योंकि उस टाइम पर शिकार जो होगा, जानवर जो होंगे वो बड़े हुए थे, यानी कि इस वजह से। अब कैसे? यानी कि अब यहाँ पर पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, यानी कि पूरा मौसम परिवर्तन पूरे तरीके से हो चुका है। अब हो सकता है उसमें जो बड़े जानवर थे वो सबके सब क्या मारे गए हो, और यहाँ पर अब जो बचे छोटे जानवर बच गए। अब जो छोटे जानवर बचे हैं, अब सीधी सी बात है दोस्तों, आप इस बात को समझ सकते हो कि जो छोटा जानवर होता है बड़े के मुकाबले बहुत तेज होता है, तो उसको मारने में इन बड़े हथियारों से बहुत ज्यादा परेशानी आती होगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्हीं बड़े हथियारों को छोटा करना शुरू कर दिया, सूक्ष्म करना शुरू कर दिया। इसीलिए इनके हथियारों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक या माइक्रोलिपिक क्या कहा जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा। यानी कि आप सीधे शब्दों में समझिएगा कि इनके जो बड़े हथियारों को छोटा करना ही क्या कहा गया है? सूक्ष्म पाषाण कहा गया है।
और दोस्तों आगे जब बात करेंगे यानी कि इनके धनुष में यानी कि सबसे पहले यानी कि इन लोगों ने धनुष बनाना जान लिया था। हड्डी और पत्थर का प्रयोग करके इन्होंने धनुष का निर्माण कर दिया। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हो गया अस्थि पंजर। दोस्तों मध्य यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य पाषाण काल में पहले जो साक्ष्य मिलते हैं मानव के अस्थि पंजर के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अब जो बात करेंगे सबसे बड़ा पुरस्तर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मध्य पाषाण काल का जो सबसे बड़ा पुरस्तर है दोस्तों वो है आपका बागौर है। और ये बागौर कहाँ है? राजस्थान में, यानी कि भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है बागौर। और ये बागौर किस नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर है। कोठारी नदी के तट पर है और सबसे बड़ा पुरास्थल है। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि 1968 से 1970 के बीच में आपके उत्खनन का जो कार्य किया था वो बीएन मिश्र ने किया था। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा पुरास्थल इनका कौन सा होगा। अब बात करते हैं शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब दोस्तों क्या हो गया? आवास हो गया। यानी कि हमें इस मध्य पाषाण काल के कुछ शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए। और वो कहां से हुए दोस्तों? वह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। और मध्य प्रदेश की कहां से दोस्तों? पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी से हमें 2 शैलाश्रय मिले हैं। उनके नाम क्या क्या है दोस्तों? आपका जम्बू द्वीप है और दूसरा कौन सा है आपका दोस्तों? डैरोथी द्वीप है। यानी कि जो शैलाश्रय मिलेंगे वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से हमें प्राप्त होंगे। और दोस्तों आगे बात करते हैं अब, यानी कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? यानी कि ये जो पशुपालन के जो साक्ष्य हमें सर्वप्रथम मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? आदमगढ़ से मिलेंगे। आदमगढ़ यानी कि कहाँ होगा? आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। यानी कि मानव जो आपका मध्य पाषाण काल में ही क्या होगा? पशु के सबसे पहले साक्ष्य मिलेंगे। और कहाँ से मिलेंगे? आदमगढ़ से। और आप सबको पता है दोस्तों उस मनुष्य ने सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया वह किसको बना रखा था? कुत्ते को बना रखा था। यानी कि कुत्ता सबसे पहला इनका क्या रहेगा? पालतू पशु रहेगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों, जो स्त्री और पुरुष को जो दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहां से मिले हैं? वह महदहा से मिले हैं। यानी कि जो महदहा है वह कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से सबसे पहले क्या मिले हैं? स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि दोस्तों आगे हम जब बात करेंगे नवपाषाण काल में वहां पर आपका क्या होगा? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। ऐसे आगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी होगा। तो आपको याद रखने वाला पॉइंट है कि जो स्त्री और पुरुष जो है एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं। दोस्तों अब बात जो हम करेंगे वह स्तंभगर्त और मृतक संस्कार और तीसरा हत्या के साक्ष्य। ये जो हमें प्राप्त होते हैं ये सराय नहर राय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये तीनों के तीनों यानी कि जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से प्राप्त हुए। दोस्तों स्तंभगर्त का मतलब हो गया कि फर्श में स्तंभ और उसी फर्श के ऊपर से क्या होगी? छत होगी। तो उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? सराय नहर राय से। और मृतक संस्कार की दोस्तों बात करेंगे क्योंकि इनके वहां पर जो दफनाने की प्रथा थी वो दफनाने की प्रथा थी कैसी? क्योंकि पूरब की ओर ही उनको पैर रखते थे दफनाते समय और पश्चिम की ओर सिर हुआ करता था। तो ये जो साक्ष्य मिलेंगे ये भी सराय नहर राय से ही प्राप्त होंगे। और दोस्तों रहा आपका जो हत्या के साक्ष्य हैं, क्योंकि जो हत्या के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वो भी यहीं से प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें एक मानव कंकाल मिला और उस मानव कंकाल की जो खोपड़ी में था ना वो पत्थर क्या था? आर पार हुआ था। तो इससे अनुमान लगाया जाता है तो इस टाइम पर भी हत्याएं होती होंगी या होती थी। तो इसके साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों? सराय नहर राय से प्राप्त हुए। और अब जो इसका लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनका वैकल्पिक आहार। क्या था दोस्तों? फल था। क्योंकि दोस्तों आप इस चीज को समझिएगा क्योंकि अब ये जरूरी नहीं है कि इस काल में आते आते इनको बिल्कुल शिकार मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर क्या था? इनको शिकार ना मिले तो ये क्या करेंगे? हो सकता था 3-4 दिन बाद इनको शिकार मिले। तो इसीलिए इन्होंने फल को वैकल्पिक बनाया। क्यों? क्योंकि जब शिकार नहीं मिलेगा तो ये फल को ही खाते थे। क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी फल से आगे क्या होगा? कृषि का विकास होगा। यानी कि नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा विकास कृषि का होता है दोस्तों। और कल की वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और इसी फल से स्टार्ट करूंगा कि आखिर जो कृषि है, कृषि आखिर इतनी ज्यादा क्यों विकसित हुई इस काल में। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य पाषाण काल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट होता है चैनल में हमारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम से जुड़िए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। हम कोशिश करेंगे कि क्या आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। धन्यवाद दोस्तों।